नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मार्च क्लोजिंग हो गई, लेकिन एक महीने बाद भी ईरान और अमेरिका के युद्ध की क्लोजिंग डेट नहीं आई और अब लग रहा है कि ये युद्ध न्यूक्लियर अटैक पर जाकर ही थमेगा। कम से कम अमेरिका के तेवर ऐसे दिख रहे हैं। अब तक 32 दिन के इस वॉर में अमेरिका अपना हर अस्त्र शस्त्र आजमा कर देख चुका है। मिसाइल, बॉम्बर, युद्धपोत, मरीन्स युद्ध में उतार दिए। हर दिन खुद ट्रंप धमकी, सीज फायर से लेकर जुबानी बम बरसा रहे हैं, लेकिन ईरान हर हमले के बाद कपड़े झाड़कर खड़ा हो जाता है, पूरी ताकत से इसका जवाब देता है। इस बार ईरान ने इजराइल के कई शहरों को धुआं धुआं कर दिया, मुस्लिम देशों में खौफ पैदा कर दिया। ईरान ने पानी के प्लांट के बाद तेल से भरे जहाज में मिसाइल दाग दी, जिससे समंदर में तेल फैल जाने का खतरा पैदा हो गया। कुल मिलाकर अब ट्रंप भले ही कहें कि उनके पास सारे विकल्प हैं, लेकिन ईरान ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो या तो युद्ध से पीछे हटे, इस युद्ध को परमाणु युद्ध में बदल दें। फिलहाल ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो डेडलाइन दे रहे हैं, उनमें सिर्फ 10 दिन बाकी है, लेकिन ईरान ना तो अमेरिका की किसी शर्त को मानने के लिए तैयार है और ना ही बिना युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीछे हटने को तैयार है। आज आपको यह भी बताएंगे कि क्या अमेरिका खाड़ी देशों से इस युद्ध का खर्च वसूलेगा, क्योंकि इस युद्ध का खर्च ट्रंप को परेशान करने लगा है। इस वजह से मुस्लिम देशों से पैसे मांगने की नौबत आ गई है। यानी अब ट्रंप युद्ध लड़ेंगे और मुस्लिम देश उसका बिल भरेंगे। एक तरफ ट्रंप खाड़ी देशों से पैसे मांग सकते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की कमाई का पुख्ता इंतजाम हो गया है और अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल लगाकर हर साल $100 बिलियन कमा सकता है और इसके लिए संसदीय समिति की मंजूरी भी उसको मिल गई है। आज आपको ये भी बताएंगे कि जो ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज का सोच रहे थे, आज उस ईरान में सरकार और सेना के समर्थन में जबरदस्त रैलियां निकाली जा रही है, जबकि अमेरिका में ट्रंप के फैसलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या ईरान युद्ध अब न्यूक्लियर हमले के साथ ही खत्म होगा। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी बातचीत चल रही है, दोनों देशों के बीच बहुत जल्द एक डील भी हो जाएगी। लेकिन इसी पोस्ट के सिर्फ 12 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो पोस्ट किया, जो ईरान के इस्फहान शहर का बताया गया। यह वही इस्फहान शहर है जहां दावा है कि ईरान ने अपना 440 किलोग्राम यूरेनियम छिपा कर रखा है, जो 60% तक एनरिच हो चुका है। और इसी शहर में ईरान ने अपनी मिसाइलों, आत्मघाती ड्रोन्स, गोला बारूद बनाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि जब अमेरिका ईरान से बातचीत का दिखावा कर रहा था, ये देखिए, उसने इस्फहान शहर के गहरे बंकर्स को निशाना बनाया है। ये वीडियोस इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका एक तरफ बातचीत के भी मुद्दे को सामने रखता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्फहान, उसके न्यूक्लियर शहर पर कितना बड़ा हमला, और ये वीडियो किसी और ने नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया। इन बंकर्स पर 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम के बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए हैं, जो जमीन को चीर कर पहले नीचे जाते हैं और बाद में अपने लक्ष्य तक पहुंचकर धमाका करते हैं। इन हमलों में जिन अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहां इतना बारूद मौजूद था कि अमेरिका के हमलों के बाद भी काफी देर तक इस्फहान में लगातार धमाके होते रहे। सोचिए, हमला हुआ, वहां से वो चले भी गए, उसके बाद भी इस्फहान में अटैक्स, मतलब इस तरह के धमाके होते रहे। हैरानी की बात यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को अब और खींचना नहीं चाहता, युद्ध का अंत चाहता है, जल्दी डील कहते हैं, वो डील नहीं हो रहा है, वही राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले का वीडियो भी खुद दुनिया को दिखा रहे हैं। देखिए, ये हमला आपने अमेरिका का देखा, हमले के बाद भी वहां लगातार इस्फहान में धमाके होते रहे, जिसे माना जा रहा है कि जो बारूद नीचे पड़ा था वो धधकता रहा। अमेरिका के इस हमले के बाद पूरी दुनिया उससे यही पूछ रही कि आखिर वो ईरान से चाहता क्या है। कभी कहता है बातचीत चल रही है, कभी कहता है डील होने वाली है, कभी कहता है युद्ध को ज्यादा नहीं खींचा जाएगा। जब लोग इन बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं, तब यही अमेरिका ईरान पर एयर स्ट्राइक कर देता है और फिर खुद राष्ट्रपति वीडियो डालते हैं। अमेरिका इस युद्ध में उस कछुए की तरह व्यवहार कर रहा है, जो अपने मुंह में कीड़े जैसा लाल हिस्सा दिखाकर मछलियों को अपने पास बुलाता है, उन्हें धोखा देता है, और जब मछलियां उसके पास आ जाती हैं, तब वो उन्हें निगल जाता है।
आज भी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि इस युद्ध में अमेरिका के पास कई विकल्प हैं, जबकि ईरान के विकल्प खत्म हो चुके हैं और ये अमेरिका तय करेगा कि इस युद्ध को कब कैसे खत्म करना है। सुनिए पहले पीट हेग्सेथ को, फिर हम आपको आगे की ये न्यूक्लियर अटैक की कहानी बताएंगे। On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. जब पीट हेग्सेथ के इस बयान के बाद बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अमेरिका के पास जो बहुत सारे विकल्प वो बता रहे हैं, उसमें एक विकल्प ईरान पर परमाणु हमला करने का भी है। पिछले 32 दिनों में अमेरिका ईरान पर अपने हर हथियार, हर बॉम्ब और हर मिसाइल का इस्तेमाल करके देख चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनका ईरान पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। ईरान ने अपने शीर्ष नेताओं को खोने के बाद भी अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में हार नहीं मानी और आज भी इस्फहान में हुए हमलों के बाद ईरान पलटवार की धमकी दे रहा है और यहीं से एक बड़े खतरे की आशंका पैदा होती है। यह बड़ा खतरा है परमाणु हमले का। अमेरिका जानता है कि अब तक उसके किसी भी हमले का ईरान पर ऐसा असर नहीं हुआ कि वो समर्पण कर दे और ऐसे में इस बात की आशंका बहुत बढ़ जाती है कि क्या अब ईरान की सरकार को झुकाने के लिए अमेरिका उस पर परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे लाखों लोग मारे जाएंगे और ईरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने वाले एक डिप्लोमैट मोहम्मद सफा, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोहम्मद सफा ये कहते हुए अपने पद से यूएन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में लगातार ये चर्चा हो रही है कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है। मोहम्मद सफा के मुताबिक ईरान पर परमाणु हमले का खतरा अब ज्यादा दूर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मोहम्मद सफा उस पेट्रियोटिक विजन नाम के एनजीओ का हिस्सा है जिसे संयुक्त राष्ट्र में स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है। इसी एनजीओ की तरफ से मोहम्मद सफा एक सलाहकार की भूमिका में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करते हैं और संयुक्त राष्ट्र में होने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अब इनका दावा है कि अमेरिका इस युद्ध में ईरान को हराने के लिए बहुत जल्द उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला है और ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन हम बता दें आपको, ये मोहम्मद सफा का दावा है और मोहम्मद सफा के दावे के हिसाब से हम आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं क्योंकि इसी आधार पर उन्होंने रिजाइन किया है। वेस्टर्न मीडिया भी इस पूरी खबर को लेकर बहुत चर्चा कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई अमेरिका इस दौर में न्यूक्लियर हमले की सोच भी सकता है। ये अभी सिर्फ एक सवाल है क्योंकि मोहम्मद सफा ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन उनके पास प्रमाण किसी बात का नहीं है। वहीं देखिए, सिप्री के मुताबिक रशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका के पास है, जिनकी संख्या 5000 से ज्यादा है। इनमें भी 1700 न्यूक्लियर वॉरहेड ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका ने तैनात किया हुआ है और जो किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि अमेरिका ईरान पर सबसे कम क्षमता वाले परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल करेगा तो इससे भी भयानक तबाही हो सकती है। अमेरिका के पास लो यील्ड के यानी सबसे कम क्षमता के जो परमाणु हथियार हैं उनमें W76-2 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रमुख है। यह 50 से 70 लाख किलोग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जो एक बार में अधिकतम 2 वर्ग किलोमीटर के इलाके को तबाह कर देता है। 50 से 1000 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है और इस न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल के बाद रेडियो एक्टिव फॉलआउट के कारण लोगों की खाल पिघल कर गिरने लगती है। कई किलोमीटर के इलाके में हवा के साथ रेडियो एक्टिव जो रेज है वो फैलने लगते हैं। लाखों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था वो 15 किलोटन यानी 1.5 करोड़ किलोग्राम का था, जिसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे।
अभी ऐसा दावा है कि अमेरिका इस युद्ध में 5 से 7 किलो टन के न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की क्षमता से के मामले में आधा होगा। अगर अमेरिका ऐसा वाकई में करता है तो इसके पीछे 3 बड़े कारण होंगे। पहला, अपने वर्चस्व को बनाए रखना, दुनिया को यह बताना कि जो देश अमेरिका से टकराने की भूल करता है उसका अंजाम क्या होता है। दूसरा, इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना। ईरान पर अगर एक भी परमाणु हमला होता है तो इससे ईरान के 9 करोड़ लोग डर जाएंगे। वो युद्ध को रोकने के लिए अपनी ही सरकार पर दबाव बनाएंगे और इससे अमेरिका इस युद्ध में खुद को विजेता साबित कर पाएगा। तीसरा, इस हमले से अमेरिका यह बताने की कोशिश कर सकता है कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अमेरिका इनका इस्तेमाल युद्ध में भी कर सकता है और इससे दुनिया के कई देश अमेरिका के दबाव में आ जाएंगे। आगे से कोई भी युद्ध होगा तो उसमें विरोधी देश अमेरिका पर जवाबी हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बड़ी बात यह है कि इस मामले में अमेरिका नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को बिल्कुल नहीं मानता। अमेरिका के न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू के मुताबिक सैद्धांतिक रूप से अमेरिका बिना हमले के भी अपने दुश्मन देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका यह भी कहता है कि अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है तब भी वो इस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अमेरिका की नीति ऐसा करने से नहीं रोकेगी। लेकिन यहां बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ऐसा करेगा और क्या वाकई अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि अमेरिका को ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना पड़े। एक बार फिर से आपको बता दें कि दरअसल ये पूरी खबर और इसके इर्द गिर्द स्पेकुलेशन तब बढ़ी जब यूएन में काम कर रहे एक एनजीओ के सदस्य ने आज इस्तीफा दिया। उनकी तस्वीर हम फिर से एक बार दिखा दें, क्योंकि उन्होंने आज ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद सफा के हिसाब से इसी मुद्दे पर हो रही है कि क्या अमेरिका अब ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और उनके इस इस्तीफे के बाद इसके इर्द गिर्द स्पेकुलेशन और चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेडलाइन तो पहले ही दिया था। शुरुआत में कहा था कि वो युद्ध से 4 से 6 हफ्तों तक ये युद्ध चलेगा। 4 से 6 हफ्तों का मतलब है 28 से 42 दिन। अब आज इस युद्ध को 32 दिन पूरे हो रहे हैं और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने की जो डेडलाइन रखी थी उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी है। मौजूदा वक्त में हालात ऐसे हैं कि यह युद्ध 10 दिन में खत्म होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। ना तो ईरान अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, ना ही वो पीछे हटने की बात कह रहा है। ईरान के इस कड़े रुख से यही लगता है कि अगले 10 दिन में से ये युद्ध खत्म नहीं होगा। लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसी डेडलाइन में इस युद्ध को हर हाल में खत्म करेंगे। उस बयान से यह आशंका बढ़ जाती है कि 10 दिन में इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान पर कौन सी हमले की सोच रहा है। कहीं वो न्यूक्लियर अटैक की बात तो नहीं सोच रहा। कैरोलाइन लेविट क्या कह रही हैं इस पर, सुनिए। I know President Trump says we're ahead of schedule in achieving his military objectives in Iran. He laid out that 4 to 6 week timetable for this conflict, and we're now within week 5. So how do you square kind of those two? Well, 4 to 6 weeks estimated timeline. Again, you just said we're on day 30 of the operation. I just provided you with some of the updates from the Pentagon directly in achieving the objectives, and the military has been enormously successful. I think we should all be very proud of our armed forces for what they have done over the past 30 days. The mission will continue until the objectives are achieved, and that 4 to 6 week timeline does remain right now. I don't have any updates for you on that. अगर अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला नहीं करता तब भी इस युद्ध के कारण दुनिया में परमाणु हथियार बनाने की एक नई रेस, एक नई होड़ होने वाली है। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की नई रिपोर्ट कहती है कि अब परमाणु हथियार सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बन गए हैं। अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हो तो उस पर कोई भी देश युद्ध थोपने से पहले कई बार सोचता है। यही वजह है कि अब दुनिया के ऐसे 20 देश परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोचने लगे हैं जो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल अब तक ऊर्जा के क्षेत्र में ही करते थे। इनमें जापान है, इनमें जर्मनी है, इनमें अर्जेंटीना है, इनमें ब्राजील है, इनमें नीदरलैंड्स है, इसमें दक्षिण कोरिया है और इनमें ताइवान भी शामिल है। इन देशों ने अब तक परमाणु शक्ति का इस्तेमाल ऊर्जा के क्षेत्र में किया, लेकिन ये देश अब अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह आंकड़े भी है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं। देखिए आज पूरे विश्व में क्या डर है। कई लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई
नॉर्थ कोरिया पर तो अमेरिका अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमाणु शक्ति है। यही वजह है कि तमाम देशों में फिर से आप न्यूक्लियर रेस देखेंगे। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की ये नई रिपोर्ट है जो ये कहती है कि साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में अमेरिका ने अपने नए परमाणु हथियारों पर जानते हैं कितना खर्च किया? 10%। जूम इन कीजिए तो अमेरिका ने अपने नए परमाणु हथियारों पर 23 से 24 आते आते 10% पैसा ज्यादा खर्च किया। चाइना ने 8% ज्यादा खर्च किया। वहीं ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा 26% अपने परमाणु हथियारों पर खर्च किया। रशिया ने 6%, फ्रांस ने 13%, भारत ने 3%, इजराइल ने 2% और पाकिस्तान ने 18%, और उसके बाद से 7% उत्तर कोरिया ने किया, नॉर्थ कोरिया। कोल्ड वॉर के जमाने में परमाणु हथियार बनाने की एक ऐसी रेस शुरू हुई थी कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या साल 1986 तक 64,439 हो गई। बाद में इसी संख्या को सीमित किया गया और फिर साल 2023 तक इसे 9,576 पर लाया गया। ये आपने उस वक्त सुना होगा, नो यूज ट्रीटी साइन हो रही थी और कैसे इसको न्यूक्लियर पावर की जो रेस बनी हुई है, न्यूक्लियर हथियारों की, इसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन अब जो रेस शुरू हुई है उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में दुनिया के ज्यादा देशों के पास ये परमाणु हथियार होंगे। और सोचिए, परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी दुनिया का उस वक्त क्या होगा। हालांकि कई देश अब ये मानते हैं कि न्यूक्लियर पावर होना ही युद्ध से बचने की या फिर किसी दूसरे देश के हमले से बचने की गारंटी है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि कुछ भी करके इस युद्ध को 6 हफ्तों के अंदर अंदर खत्म किया जाए, क्योंकि उनका ये कोट बार बार वहां पर अमेरिका में बताया जा रहा है कि आपने 6 सप्ताह कहे हैं। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एपीएन न्यूज की रिपोर्ट है और रिपोर्ट ये कहती है कि खाड़ी के मुस्लिम देश इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। अब सोचिए, इनमें सऊदी अरब, यूएई जहां पर दुबई और अबू धाबी है, कुवैत, बहरीन, ये अमेरिका पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वो इस युद्ध को ईरान के खिलाफ जारी रखे। और सऊदी अरब तो ये चाहता है कि अमेरिका ईरान में अपनी सेना को जरूर भेजे और इस युद्ध में ईरान को 100 साल पीछे धकेल दिया जाए। अब अमेरिका इसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन अगर खाड़ी के ये मुस्लिम देश युद्ध का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दावा है कि अमेरिका इस युद्ध को जारी भी रख सकता है। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का ये बयान सुनिए, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या जिस तरह साल 1990-91 के गल्फ वॉर में युद्ध का ज्यादातर खर्च सऊदी अरब, यूएई, कुवैत ने उठाया था, ठीक उसी तरह इस बार के युद्ध का खर्च भी खाड़ी के देश उठाएंगे। इस पर कैरोलाइन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस विचार में जरूर दिलचस्पी लेंगे और जल्द इसके बारे में खाड़ी देशों से बात करेंगे और जल्द ही इस पर वो कुछ कह सकते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक गल्फ वॉर में लगभग $61 बिलियन खर्च हुए, $61 बिलियन, जिनमें अमेरिका का कुल खर्च जानते हैं कितना था? सिर्फ $4 बिलियन। बाकी के $36 बिलियन जो है वो सऊदी अरब, यूएई, कुवैत ने खर्च किए थे। इनमें 16 बिलियन का खर्च सऊदी अरब और कुवैत ने उठाया और $4 बिलियन यूएई के खर्च हुए थे। बाकी जर्मनी और जापान ने $16 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन अमेरिका का खर्च उस वक्त सबसे कम सिर्फ $4 बिलियन का था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये युद्ध था तो खाड़ी देशों का, लेकिन इसे लड़ा अमेरिका ने था। इसी वजह से खाड़ी देशों ने इस युद्ध का पूरा खर्च उठाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ईरान के खिलाफ ये युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, जबकि खाड़ी देश इस युद्ध में खुद प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। उन पर सिर्फ ये आरोप लग रहा है कि वो पर्दे के पीछे से अमेरिका पर इस युद्ध को जारी रखने का हर संभव दबाव बना रहे हैं। यहां पर यह बात भी गौर करने लायक है कि ईरान सोच रहा था कि खाड़ी के देशों पर जब वो हमला करेगा तो ये खाड़ी के जो देश हैं वो अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि युद्ध रोके, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। खाड़ी के देश चाहते हैं कि अमेरिका निर्णायक लड़ाई लड़े। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर ये खाड़ी देश युद्ध को जारी रखना चाहते हैं तो फिर ये युद्ध का खर्च क्यों नहीं उठाते। हम आपको इस युद्ध का खर्च बताते हैं। अब तक अमेरिका इस युद्ध में जानते हैं कितना पैसा गंवा चुका है? $36 बिलियन यानी 3,38,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इनमें 1 लाख करोड़ रुपए इस युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में ही खर्च हो गए थे। अब भी अमेरिका इस युद्ध में हर दिन 9,400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हर घंटे
391 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है हर घंटे, 391 करोड़ रुपए, हर सेकंड 11 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। आप सोचिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट का एक 45 मिनट का बुलेटिन खत्म होगा, उतने में अमेरिका कितना पैसा इस युद्ध में उड़ा देगा। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि ये शो हमारा जब खत्म होगा तब तक इस युद्ध में अमेरिका के लगभग, गणित लगा लीजिए, 391 करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। ये पैसा कम नहीं है। अमेरिका को लगता है कि इस युद्ध में $200 बिलियन तक खर्च हो सकता है। और सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देशों ने कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचकर इतना पैसा कमाया है कि इनके लिए युद्ध का खर्च उठाना बहुत बड़ी बात नहीं है। समस्या तो ये है कि अगर ये देश इस युद्ध का खर्च उठाते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये इस युद्ध को स्पॉन्सर कर रहे हैं और इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। यानी ईरान और भी आक्रामक हो सकता है। पहले से वो खाड़ी देशों में यूनिवर्सिटीज और अन्य जगहों पर हमले की बात कर रहा है। ऐसे में ये सारे खाड़ी देश प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे और ये युद्ध और फैल जाएगा। अब ये देश फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए अमेरिका भी इस युद्ध से बाहर निकालने की सोच रहा है। अमेरिका की हालत ऐसी है कि मिडिल ईस्ट में उसकी ऐसी मिसाइलें खत्म होने की कगार पर हैं जिनमें ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जाता है। यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स के मुताबिक इस युद्ध में अब तक खाड़ी देशों की 2400 मिसाइलें खर्च हो चुकी हैं। इनमें 850 टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, 1000 से ज्यादा स्टैंड ऑफ मिसाइल्स और करीब 550 थार्ड और पेट्रियट मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका की इतनी मिसाइलें इसलिए भी खत्म हो रही हैं क्योंकि ईरान की एक मिसाइल या ड्रोन को मार गिराने के लिए 2-2 मिसाइलें एक साथ दागनी पड़ती है। इससे इस युद्ध में अमेरिका का खर्च बढ़ रहा है और ईरान की रणनीति कामयाब हो रही है। अमेरिका को यह भी चिंता है कि अगर भविष्य में किसी और देश से उसका युद्ध हो गया तो वो इस युद्ध में सही से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अमेरिका पूरे साल में सिर्फ 650 पेट्रियट मिसाइल्स, 100 टॉमाहॉक मिसाइलें और 850 स्टैंड ऑफ मिसाइलें ही बना सकता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका की मिसाइल क्षमता इस युद्ध के कारण कमजोर हो रही है। इनमें भी टॉमाहॉक मिसाइलों की घटती संख्या अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई है। अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी युद्ध में अमेरिका ने सबसे ज्यादा 850 टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, 850। इससे पहले अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े उनमें कभी इतनी टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है और अब अमेरिका में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इन मिसाइलों का खर्च खाड़ी के उन देशों से वसूला जाना चाहिए जो इस युद्ध को जारी रखने के लिए अब दबाव बना रहे हैं। उधर ईरान ने भी एक नई कूटनीतिक चाल चली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि वो सऊदी अरब को अपना भाई देश मानते हैं और अब वो वक्त आ गया है जब सऊदी अरब को अपने देश से अमेरिका की सेना को बाहर निकाल देना चाहिए। वो तंज कसते हुए ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब को अमेरिका से कौन सी सुरक्षा मिली। ईरान ने सऊदी अरब पर ऐसे हमले किए जिसके बाद सऊदी अरब को अमेरिका की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए और अमेरिकी सैनिकों को उसे बाहर कर देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब ऐसा करेगा। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान सोच रहे थे कि इस युद्ध में अमेरिका कमजोर हो जाएगा और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ रहा है। यह बयान सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर एक बड़ी टिप्पणी थी, लेकिन सऊदी अरब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा इसके बाद भी यही खबरें आती रही कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ इस युद्ध को जारी रखे, ईरान की ताकत को खत्म कर दे। सुनिए। A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, and this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me. And he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing.
1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think it. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. एक बात तो तय है कि आपके डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे भी रिश्ते हों, आप अपने आप को बहुत करीबी समझें, बहुत दुश्मन समझें, वो किसके बारे में कब क्या कहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब आपको उस सिद्धांत के बारे में बताते हैं जिसे फॉलो द मनी कहा जाता है। फॉलो द मनी, ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी घटना, फैसले या युद्ध के पीछे का सच समझना है तो ये मत देखो कि नेता और लोग क्या बोल रहे हैं, ये देखो कि कौन इससे पैसा कमा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। आज हमने भी इस युद्ध को फॉलो द मनी के इसी सिद्धांत से समझने की कोशिश की और इससे हमें यह पता चला कि जिस युद्ध को अब तक सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में समझा गया, उस युद्ध में पैसों का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक नई रिपोर्ट में दावा है कि जब ईरान का ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब उससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ कई डिफेंस कंपनीज में निवेश करना चाहते थे। ये हम आपको मीडिया आउटलेट के हवाले से बता रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बता रहे हैं। उनके एक ब्रोकर ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले मॉर्गन स्टैनली के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के एक फंड में लाखों डॉलर निवेश करने की कोशिश की। इस फंड को डिफेंस ETF भी कहा जाता है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, RTX और नॉर्थरॉप ग्रोमन जैसी कंपनियों का पैसा लगा होता है। ये वही कंपनियां हैं जो मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और युद्ध का सामान बनाती हैं। अब रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें पहले से यह पता था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाला है और क्या इसी जानकारी का फायदा उठाकर उन्होंने डिफेंस कंपनीज के फंड में निवेश करने की कोशिश की, जिससे वो खूब पैसा कूद सके। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ये फंड उस वक्त उपलब्ध नहीं था, इसीलिए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इस निवेश को करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इससे उनकी मंशा पर जरूर सवाल खड़े होते हैं और यह भी मुद्दा बनता है कि क्या पीट हेग्सेथ इसलिए ईरान युद्ध का समर्थन कर रहे थे। आप याद कीजिए, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जब उन्होंने युद्ध पर अपनी टीम के सदस्यों की राय मांगी तो उसमें युद्ध का समर्थन करने वालों में पीट हेग्सेथ सबसे आगे थे। और क्यों आगे थे वो अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है। हालांकि अमेरिका के रक्षा विभाग ने फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट को मनगढ़ंत बताया है और ये कहा है कि इस रिपोर्ट में किया गया एक भी दावा सही नहीं है। 45 साल के पीट हेग्सेथ, जरा इनके बारे में आपको बताते हैं। 45 साल के पीट हेग्सेथ अमेरिका के 29वें रक्षा मंत्री हैं, जिन पर शराब की लत, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। साल 2003 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद पीट हेग्सेथ US आर्मी नेशनल गार्ड में शामिल हुए। वो एक इन्फेंट्री अफसर थे जिन्होंने अफगानिस्तान और इराक के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इसके लिए उन्हें 10 से ज्यादा पुरस्कार मिले और उन्होंने US आर्मी नेशनल गार्ड के कई स्टाफ पदों पर काम भी किया। इसके बाद पीट हेग्सेथ एक न्यूज एंकर बने। उन्होंने फॉक्स न्यूज के लिए काम किया। फॉक्स न्यूज के एक शो फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड के वो को होस्ट रहे। हालांकि इस दौरान पीट हेग्सेथ कई बार विवादों में आए। 8 अक्टूबर 2017 को उन पर एक महिला ने होटल के कमरे में यौन उत्पीड़न करने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया कि 30 अप्रैल 2018 को पीट हेग्सेथ की मां ने उन्हें एक ईमेल लिखा था जिसमें उन पर अपनी पूर्व पत्नी समेत कई महिलाओं के साथ गलत और हिंसक व्यवहार करने की बात लिखी थी। इस ईमेल पर पीट हेग्सेथ की मां ने अफसोस भी जताया था और यह लिखा था कि उनका बेटा अब बदल चुका है। पिछले साल 14 जनवरी 2025 को सेनेट की एक समिति ने पीट हेग्सेथ से कई कुछ मुद्दों पर पूछताछ की, जिसमें एक मुद्दा था कि क्या वो अब भी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। 24 मार्च 2025 को दी अटलांटिक की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि पीट हेग्सेथ ने येमेन में हूती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी सिग्नल चैट के एक ऐसे ग्रुप में भी साझा की थी जिसमें उनकी पत्नी, उनके वकील, उनके भाई शामिल थे। तो इसी को लेकर अमेरिका में कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पीट हेग्सेथ को अमेरिका का रक्षा मंत्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पद के लिए सही उम्मीदवार है। ये बहस लगातार, खास तौर पर जो उनके विरोधी हैं
वो अमेरिका में तेज करते रहते हैं। और ये बहस हमेशा वहां चलती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ। सबसे ज्यादा अगर किसी एक शख्स पर हमला होता है तो वो रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ है। पीट हेग्सेथ ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें इन द अरीना, अमेरिकन क्रूसेड, मॉडर्न वॉरियर्स, बैटल फॉर द अमेरिकन माइंड एंड द वॉर ऑन वॉरियर्स को खूब सराहा गया। लेकिन इसी दौरान यह भी कहा गया कि वो व्हाइट नेशनलिज्म के कट्टर समर्थक हैं। जनवरी 2021 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तब उससे पीट हेग्सेथ को हटा दिया गया था। इसका कारण यह था कि पीट हेग्सेथ के सीने पर जेरूसलम क्रॉस का एक टैटू बना हुआ है। यह प्रतीक चिन्ह चारों दिशाओं में ईसाई धर्म के विस्तार का प्रतीक माना जाता है, जो क्रूसेड्स के धर्म युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। यह वही धर्म युद्ध था जिसमें ईसाई और मुस्लिम धर्म के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। और सोचिए, ऐसे प्रतीक चिन्ह का अपने ऊपर उनका टैटू है। और पीट हेग्सेथ आज अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति चारों तरफ ईसाई धर्म के विस्तार की बात करता है, वो रक्षा मंत्री बनकर इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं करेगा तो क्या करेगा। हालांकि पीट हेग्सेथ की आप इन तस्वीरों को भी देखिए, जिन्होंने इस युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में जाकर अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की है और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया है। और ये बड़ी बात है, वो ऐसी कमरों में बैठकर सिर्फ जहां पर डिबेट्स चल रही हों, जो एसी कमरे हैं, वहां बैठकर इस युद्ध का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने सैनिकों से मिल भी रहे हैं। इस वक्त ईरान से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका के खिलाफ एक नई हिट लिस्ट निकाल दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC ने यह ऐलान किया है कि वो अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका की 18 कंपनियों के दफ्तरों और कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाएगा। इन कंपनियों में उसने नाम लिया है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल और बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। IRGC ने कहा है कि ये हमले तेहरान के समयानुसार 1 अप्रैल को रात 8 बजे से किए जाएंगे। और इस धमकी में यह भी लिखा है कि जो लोग इन कंपनियों के दफ्तरों के आसपास रहते हैं, उन्हें 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर चले जाना चाहिए। IRGC की यह धमकी बता रही है कि अब ईरान इस युद्ध को एक नए चरण में ले जाना चाहता है, जहां अमेरिका की टेक कंपनीज भी उसके निशाने पर होंगी। और ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है, जो ये कहती है कि अब ईरान की कमान IRGC के हाथों में ही चली गई है। शीर्ष नेताओं की हत्या, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की गैर मौजूदगी में पूरे ईरान का कंट्रोल अब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथों में है, यानी IRGC के हाथों में है। अब तक IRGC का काम होता था ईरान के शीर्ष नेतृत्व के आदेश को मानना, इस्लामिक शासन की हर हमले से रक्षा करना। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस्लामिक शासन के सभी शीर्ष नेताओं को खत्म कर दिया है और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei को भी 28 फरवरी से लेकर आज तक किसी ने भी देखा और सुना नहीं है, इसीलिए IRGC के पास ये सुनहरा मौका है जब वो ईरान की सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है। द इकोनॉमिस्ट की ही रिपोर्ट है। उसका दावा है कि जैसे कुछ देशों में सैन्य तख्ता पलट होते हैं, वैसे ही ईरान में शीर्ष नेतृत्व के खात्मे से सारी ताकत अब IRGC के हाथों में चली गई है। अमेरिका और ईरान के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है वो नया नहीं है। आज हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप का साल 1987 का 1987 का एक इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ईरान अमेरिका पर हमला करे तो अमेरिका को ईरान में घुसकर उसके सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर कब्जा कर लेना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि आज राष्ट्रपति ट्रंप यही करना चाहते हैं। उन्होंने साल 1987 के इस इंटरव्यू को अब ट्रूथ सोशल पर साझा किया, और वो भी तब साझा किया जब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। सुनिए। तब वो एक बिजनेसमैन थे, एक बिल्डर थे, और उसी दौरान उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बात 39 साल पहले कही थी, वो आज उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप ईरान को भी देखिए। ईरान इस युद्ध में एक चट्टान की तरह डटा है। वो वही कर रहा है जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह खamenei ने कहा था। साल 1980 में रुहोल्लाह खamenei ने कहा था कि ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो पहले कमजोर था लेकिन फिर ताकतवर बना। वो ये भी कहते हैं कि उनका देश अल्लाह का देश है जो शहादत की इच्छा रखता है। शहादत की ऐसी इच्छा रखने वाले देश को कोई ताकत हरा नहीं सकती। और आज आप देखिए कि ईरान में
यही तो हो रहा है। तो हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप की 39 साल पुरानी बात सुनाई। अब हम आपको सुनाएंगे कि रुहुल्लाह ख़ोमेनी ने क्या कहा था। ईरान इस युद्ध को शहादत मान रहा है। वहां शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद भी ईरान ना तो झुका है ना रुका है। ख़ोमेनी ने इस पर तब क्या कहा था, सुनिए। आज सुबह दुबई पोर्ट के पास ईरान ने हमला किया, जिसमें कुवैत के कच्चे तेल से लदे टैंकर अल सलमी में भीषण आग लग गई। यह हमला ट्रंप की उस चेतावनी के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और तेल के कुओं को नष्ट कर देगा। कुवैत द्वारा जारी की गई तस्वीरों में जहाज को हुए भारी नुकसान को देखा जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हमले ने दूसरी चिंताएं बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टैंकर फुली लोडेड था। ऐसे टैंकर्स पर आमतौर पर 20 लाख बैरल का कच्चा तेल हो सकता है। इस हमले की वजह से समुद्र में कच्चा तेल लीक होने की आशंका है। ऐसा होने पर यह ऑयल स्लिक यानी पतली परत की तरह यह तेल पानी की सतह पर फैल जाता है, जिससे सूरज की रोशनी ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंचती। इससे मछलियां, कोरल रीफ और दूसरे समुद्री जीव दम घुटने से मर जाते हैं। कच्चे तेल में कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं। यदि ये तेल मछलियों के माध्यम से फूड चेन में प्रवेश करता है तो इंसानों के लिए घातक हो सकता है। खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनका पीने का पानी समुद्र से आता है। तेल रिसाव डीसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और पेयजल का संकट पैदा हो सकता है। पिछले हफ्ते इजरायल ने ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास में भयंकर हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारियों में से एक नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की मौत हो गई थी। आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे। इजरायल और अमेरिका के लिए भी ईरानियों की एकजुटता का संदेश इसे माना जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा बंदर अब्बास में ही निकाली गई। ट्रक में रखे ताबूत में अलीरेजा तंगसारी का शव था, लेकिन लोगों की संख्या देखिए, पीछे भारी संख्या में, इस ट्रक के पीछे भारी संख्या में लोगों का हुजूम चल रहा था, जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ईरान के अलग अलग शहरों में सरकार और सुरक्षा बलों के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। युद्ध के बीच बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा बलों के प्रति अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। तेहरान की मशहूर शरीफ यूनिवर्सिटी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। ईरान के सैन्य बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संकल्प लोग ईरान में ले रहे हैं। ईरान के करज शहर में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली और लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर मार्च निकाला। देर रात तक चले इस मार्च में लोगों ने सरकार और सशस्त्र बलों के समर्थन में नारे लगाए। इन प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य था सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ाना। देर रात ईरान के इस्फहान शहर के हवाई क्षेत्र में 2 अमेरिकी निर्मित MQ-9 रीपर ड्रोन्स में विस्फोट हुआ। फुटेज में रात के अंधेरे में एक जोरदार धमाका और उसके बाद आग का गोला गिरते हुए नजर आया। यह घटना इस्फहान के सैन्य और परमाणु ठिकानों के पास हुई। चश्मदीदों के मुताबिक आसमान में 2 चमकती वस्तुएं एक दूसरे की ओर बढ़ी, जिसके बाद एक भीषण विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है इन ड्रोन्स को ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिया था और इन्हें नष्ट कर दिया। MQ-9 ड्रोन्स मुख्य रूप से अमेरिकी सेना और उनके सहयोगी देश इस्तेमाल करते हैं। युद्ध के बीच ईरान की सेना ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के एलीट कमांडोज को कड़े प्रशिक्षण और युद्ध अभ्यासों में भाग लेते दिखाया गया। फुटेज जारी करने के साथ ही ईरानी सेना ने एक बड़ा आधिकारिक बयान भी दिया है। सेना ने घोषणा कर दी है कि उसके सैनिक किसी भी संभावित संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है और वो अमेरिकी सैनिकों का सामना करने, उन्हें हराने का दम रखते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि इटली ने ईरान पर मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन के लिए अमेरिका को अपने सेगोनेला एयरबेस पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के कुछ बॉम्बर एयरक्राफ्ट इस बेस पर उतरने वाले थे, जहां से उन्हें मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरनी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अमेरिका ने इसके लिए आवश्यक आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी थी। जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने साफ किया कि भविष्य में इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो सरकार इसके लिए संसद से अनुमति लेगी। युद्ध की तमाम खबरें आप घर बैठे आज तक के जरिए देख रहे हैं, लेकिन जो जमीन पर उतरे, जो युद्ध के मैदान में जाए ताकि आप तक सच्ची खबर पहुंचे, ऐसी बहादुरी के लिए, ऐसी दिलदारी के लिए और ऐसी हिम्मत के लिए जो तमाम रिपोर्टर्स होते हैं, उनमें से एक अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आज तक के स्टूडियो में है, ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। और अशरफ, आप लेबनान गए, मुझे लगता है कि अगर ईरान और इजराइल के अलावा कहीं पर सबसे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति थी तो वो लेबनान ही वो जगह थी।
क्या देखा आपने? सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल है, आपने अपनी नजर से क्या देखा? क्या इस युद्ध में जो इजराइल दावा कर रहा है कि दक्षिणी लेबनान को उसने खाली करा दिया है, सपाट कर दिया है, जबरदस्त हमले किए हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल अंजना, दरअसल अगर हम आंकड़ों की ओर भी जाएं तो अगर एक तरफ इतने बड़े ईरान में इस एक महीने के युद्ध में 3000 से कुछ ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं पर सिर्फ एक छोटा सा देश जहां की आबादी सिर्फ 60 लाख है, वहां पर भी 1250 लोग मारे गए हैं। ये तो ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल नंबर और सिविलियंस का। हाँ। और दूसरी तरफ अगर हम बमों की बात करें, कहाँ कितनी बम बरसाए इजराइल और अमेरिका ने, तो उसमें भी छोटा सा ये देश लेबनान कम नहीं है, जहां रोजाना करीब 50 से 60 से 70 बम जो है इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं। आप पूछेंगे वजह क्या है? वजह यह है कि उतना बड़ा खतरा ईरान जो है डायरेक्टली इजराइल के लिए नहीं है जितना लेबनान है। लेबनान में हिजबुल्लाह, हाँ। और हिजबुल्लाह बॉर्डर लगा हुआ है ना, साथ में बॉर्डर लगा हुआ है, और इम्पैक्ट, और अगर ईरान से एक मिसाइल को इजराइल तक पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं, वहां सिर्फ 2 मिनट लगते हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट या ड्रोन को इजराइल में पहुंचने में। लेकिन जल्दी से एक छोटा सा इस बात पर कि एक एज अ जर्नलिस्ट आपके लिए क्या चैलेंजेस वहां पर आप फेस करते हैं, क्योंकि आपने ये सब कुछ देखा आंखों के सामने, वो कैसा आपके वो दरअसल जो मैंने आपको कहा कि आप अगर किसी युद्ध को कवर कर रहे हैं जहां पर इजराइल पार्टी नहीं है तो पैरामीटर्स कुछ अलग होते हैं। हाँ। लेकिन अगर इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है तो आपके लिए कोई नहीं, आप एक उस तरह से उसके लिए दुश्मन है, चाहे आप पत्रकार हो, आप हेल्थ वर्कर हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, उसके लिए आप उस पर अच्छी बात है कि आप सुरक्षित आ गए हैं, हम लोगों को इस बात की अच्छी खुशी है, और आपने बेहतरीन रिपोर्ट्स भी वहां से भेजी जिससे सच भी लेबनान, दक्षिणी लेबनान में क्या हो रहा है ये सब कुछ सामने आया। अब अंत में मैं बस एक ही सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि इस युद्ध में कोई जीतेगा नहीं, ये तो तय है, क्योंकि समझौता तो इनको करना पड़ेगा, आज करें, किसी देश को तबाह करके करें, जीत हार ये कोई तय नहीं करता, आम लोग मरते हैं। जब आम लोगों की पीड़ा आप वहां पर देखते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, वो कितना मूविंग इमोशन होता है इन बिल्कुल। देखिए आप समझ लीजिए दक्षिणी लेबनान में करीब 80,000 या 1 लाख के करीब आबादी वहां रहती है। उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनका सब कुछ जो खत्म हो गया, जो अपनी उम्र में उन्होंने जमा किया, घर बनाया, अब एक दिन सुबह आपको कहा जाता है आप अपना घर छोड़ दो, घर आपने छोड़ दिया, पीछे से उस पर बम बरसाया जाता है। वो तो इसमें आप कैसे आप एक संतुलन रखेंगे कि दुश्मन कौन है आपका? बता देते हैं ना, बता देते हैं पहले कि यहाँ पर वो तो जान बचाने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी बचाने के लिए प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते, प्रॉपर्टी नहीं बचा। और अच्छा, इजराइल के बारे में ये भी कहा जाता है, मैं ये सवाल छूट गया था, इजराइल का जो साइबर इंटेलिजेंस है, मतलब जैसे आप सोचिए युद्ध छिड़ा और ईरान में लोगों के घरों में नेतन्याहू दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलो प्रोटेस्ट के लिए, क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से वो साइबर अटैक करता है लोगों के, और हमने वहां पेजर अटैक से पहले देखा हुआ है 2026 में, वो कैसा आप सिनेरियो बताएंगे? क्या ये इसमें कोई शक नहीं है, मॉडर्न वॉरफेयर की गेम्स बदल गई है, लेकिन जिस चीज को लेकर बड़ा गरूर था अमेरिका और इजराइल को कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, अब उस चीज में भी उनको टक्कर मिल रही है। उसका आपको मैंने मिसाल जो एक बताऊं कि दरअसल देखिए कैमरे से पूरे एक इंसान या अपने दुश्मनों पर इजराइल 24 घंटे निगरानी रखता है। लेकिन आपने जबरदस्त बहादुरी के साथ रिपोर्टिंग की ग्राउंड पर, से बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव आज तक पर हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर करने। शुक्रिया अंजलि, शुक्रिया। अब आपको मार्च के लॉन्ग मार्च के बारे में बताएंगे। कैलेंडर कह रहा है कि आज 31 मार्च है, महीने का आखिरी दिन, लेकिन ये मार्च इतना लंबा हो गया कि भरोसा नहीं हो रहा कि वाकई मार्च खत्म हो रहा है। जिस कछुए की रफ्तार से ये बीत रहा है, कल की सुबह कोई ना कह दे कि अप्रैल फूल, अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है। इस एक ही मार्च में हमने क्या क्या नहीं देख लिया, होली देख ली, ईद देख ली, नवरात्रि देख ली, रमजान देख लिया, रामनवमी, हिंदू नववर्ष, महावीर जयंती, नवरोज, उगाड़ी भी देख ली। लेकिन ये जो हो हल्ला हुआ युद्ध का, देखिए ना, T20 वर्ल्ड कप देख लिया, IPL भी शुरू हो गया, लेकिन लोग पूछने लगे कि ये मार्च काहे खत्म नहीं होता है। धुरंधर 2 देख ली, ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध देख लिया, यहां तक कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग देख ली, सिलेंडर की लाइन देख ली, लकड़ी के चूल्हों की वापसी देख ली, ट्रंप के दर्जनों यू टर्न देख लिए, नीतीश कुमार को पटना से दिल्ली जाते देख लिया, लेकिन वाह रे मार्च, लगता है साल 2026 खत्म हो जाएगा पर मार्च खत्म नहीं होगा। एक ही महीने में कई मौसम देख लिए, सर्दी, गर्मी, बरसात इसी मार्च ने दिखा दिए, एसी ऑन हो गए, फिर से कंबल लौट आए, लोगों के छाते भी मार्च में ही निकल आए।
बच्चों के एग्जाम हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, रिजल्ट आ गया, अगली क्लास के लिए बस्ते भी तैयार हो गए, लेकिन मार्च है कि जाता नहीं। जिंदगी भले ही छोटी है, लेकिन ये मार्च बहुत लंबा रहा। ऐसा लगता है कि 2026 खत्म हो जाएगा, अकेला मार्च बचेगा। इस मार्च को अप्रैल तक जाने के लिए काफी लंबा मार्च करना पड़ा। इतने भी शरीफ मत बनिए कि लोग आपको टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह इग्नोर करने लगे। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात कल होगी रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।